Hello everyone, welcome to L2A classes. So in today's session we are going to discuss some of the important current affair topics. So let's start. First of all हम देख लेते हैं कि क्या important point of discussion है. First topic is climate change performance index 2023. Second one is adaptation gap report 2022 and next one is development of Great Nicobar. तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा ग्रेट निकोबार में आपका डेवलपमेंट हो रहा है. तो जब किसी एरिया में डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं एंड कुछ कंसर्न इश्यूज राइज होते हैं. तो ये सारा हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड हम प्रीलिम्स के एमसीक्यूज एंड लास्ट में हम मेंस का एक क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करेंगे. अब देखिए ये टॉपिक किस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट है. अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से आपके एवरी टाइम क्वेश्चंस आते हैं एंड मेंस में आपका जीएस3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपके ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं. तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एक रिपोर्ट है. तो एवरी रिपोर्ट को कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिलीज़ करता है. तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जो रिपोर्ट रिलीज़ करती हैं वो आपका एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंबाइन होकर इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती हैं. तो पहली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन वॉच, सेकेंड है आपकी द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड लास्ट है आपकी द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. ये 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में कंबाइन होती हैं और इस रिपोर्ट को आपकी पब्लिश करती हैं. ठीक है. अब इसके बाद देखिए ये आपका क्या करता है, ये मॉनिटर करता है किस चीज़ को, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड प्रोग्रेस को. ठीक है. इसमें 59 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करते हैं. अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एम क्या है, कि क्या इसका मेन पर्पस है सीसीपीआई का. तो सबसे पहले समझते हैं इसका एम है इनहैंस ट्रांसपेरेंसी इन द इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स and enable the compatibility of climate protection efforts and progress made by the individual country. individual particular country ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया है, क्या उसमें चेंजेस रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स वहाँ पे इंक्लूडेड हैं, वो सब चीज़ों को ये मॉनिटर करता है. अब इसमें हम देखते हैं कि ये देखिए जब भी कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है तो कुछ पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पे वो बताते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से चेंजेस हुए हैं. तो यहाँ पे ये मेनली 4 पैरामीटर्स का यूज़ करता है. तो कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि कितने पैरामीटर्स का यूज़ करता है एंड इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है जो यूज़ होता है. ठीक है. तो दोनों तरह से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है. पहला पैरामीटर है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सेकेंड है रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड है आपका एनर्जी यूज एंड लास्ट है आपका क्लाइमेट पॉलिसी. तो ये मेन 4 पैरामीटर्स हैं जिनका यूज किया जाता है. अब देखिए इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या निकल के आई, क्या की फाइंडिंग्स हैं. तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो फर्स्ट 3 रैंक्स हैं ओवरऑल कैटेगरी में वो आपके क्या हैं, एम्प्टी हैं. मतलब बिकॉज किसी भी कंट्री ने उस लेवल का अचीवमेंट नहीं किया है इसलिए 3 प्लेसेस आपके क्या हैं, खाली हैं. अब यहाँ पर देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं. यहाँ पर पहले इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं. आप देखिए यहाँ पे कंट्रीज को दिया गया है तो फर्स्ट 3 कंट्रीज की प्लेसेस यहाँ पे क्या है आपकी, एम्प्टी है, किसी ने भी अचीव नहीं किया है. अब हम इंडिया को देखते हैं. इंडिया को अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने आपका कौन सा रैंक अचीव किया है, 8th रैंक. ठीक है. अब इसको हम समझते हैं कि इंडिया में कैसे चेंजेस हुए हैं. तो इंडिया ने लास्ट ईयर आपका 10th रैंक था यानी कि 2 रैंक में आपका चेंजेस किया है. कैसे किया है, कैसे ये पॉसिबल हुआ है चेंज करना. सबसे पहली चीज इसमें लो एमिशंस किए हैं एंड इंक्रीज किया है किस चीज पे फोकस किया है, रिन्यूएबल एनर्जी पे. तो इसीलिए हमने अपने रैंक में क्या किया है, इंप्रूवमेंट किया है. ठीक है. अब हम इससे एक डायग्राम में देख लेते हैं कि ओवरऑल कैसे सीसीपीआई का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग कलर से इंडिकेशन किया गया है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो रेड वाली कंट्रीज हैं ये आपके वेरी लो में आएंगी. आप देख सकते हैं डायग्राम में ऑरेंज वाले जो हैं ये लो में आएंगे एंड ये वाली कंट्रीज आपकी मीडियम में आएंगी एंड ग्रीन वाली जो है वो आपकी किस में आएंगी, हाई में आएंगी. तो अब यहाँ से आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरीके से वो अचीव कर रहा है. तो हमने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं. ठीक है. अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि PYQ में पूछा गया है एंड इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं.
ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका CCPI 2021 के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज रिलीज्ड बाय UNFCCC। क्या ये रिपोर्ट जो है उसको UNFCCC रिलीज करता है? UNFCCC का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकेंड ऑप्शन है इंडिया इज द ओनली कंट्री, ध्यान से देखना है स्टेटमेंट को, ओनली कंट्री अमंग G20 नेशन टू बी रैंक्ड हायर इन CCPI 2021। अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट सेशन शुरू करने से पहले कि कौन इसको रिलीज करता है, तो आई होप आप वहां से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर लेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड लास्ट वन इज नाइदर 1 and 2। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया। क्लाइमेट चेंज का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे, इसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आप इसको आंसर करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीटेड है, सेकेंड टॉपिक इज एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब ये भी एक रिपोर्ट है, तो इसको भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करेगा, तो इसको हम समझते हैं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले देखिए एडेप्टेशन गैप, इस वर्ड को समझते हैं। देखिए एडेप्टेशन गैप का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने आपके लिए सेट किया है इतने एजेंडा, इतने टारगेट्स कि आपको इस लेवल तक अचीव करना है, बट आपने क्या किया, हमने इतना ही अचीव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया, मतलब हमको यहाँ तक पहुँचना था बट हम यहीं पे अटक गए हैं बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये वाला जो गैप है जो यहाँ पे क्रिएट हो गया, यही आपका कहलाता है एडेप्टेशन गैप। ठीक है, तो अब ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, हर साल ये रिलीज होती है। कौन इसको रिलीज करता है, वो बॉडी है आपकी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको रिलीज करता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्राइमरली ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इन्फॉर्म करता है अबाउट द स्टेटस एंड ट्रेंड विद इन क्लाइमेट एडेप्टेशन एट ग्लोबल एंड रीजनल लेवल पे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखिए एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट वर्क करता है, वो है आपका एक साइंस बेस्ड ऑप्शन देता है, ताकि पॉलिसी मेकर्स को इजीली हेल्प हो सके कि हाँ इतनी चीज़ें हमने कर ली हैं, आपको इस तरीके से पॉलिसी क्रिएट करना है, तो वो सब चीज़ों में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या हाइलाइट्स निकल के आए हैं। जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसमें क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखना है, इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लो टू डेवलपिंग कंट्रीज आर 5 to 10 टाइम बिलो एस्टिमेशन नीड एंड द गैप इज वाइडनिंग। देखिए हमें जो लेवल अचीव करना था उससे हम 5 to 10 टाइम्स बहुत बिलो है, मतलब अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को क्या करना है, इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए देखो क्या ज़रूरत होता है, हमेशा फंड या फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट चीज़ वही है, देखिए एडेप्टेशन नीड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर सेट टू स्काई रॉकेट टू एज मच एज 340 बिलियन अ ईयर बाई 2030। मतलब हमने 2030 तक का टारगेट लिया है कि हमको इतना बिलियन उसमें फंड, इतने बिलियन पैसे की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उन चीज़ों को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है, अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडेप्टेशन एक्शन इन एग्रीकल्चर, वेस्ट इकोसिस्टम एंड क्रॉस कटिंग सेक्टर इज इंक्रीजिंग। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है वो बॉडी आपकी कौन सी थी, UNEP। ठीक है, अब हम UNEP के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो UNEP आपकी एक लैंडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है, जो कि आपकी कब बनाई गई है, 5 जून 1972 को। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नैरोबी केनिया में। अब इसका फंक्शन को जरा हम नेम से ही समझते हैं, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एनवायरनमेंट। तो जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी एजेंडा है, उसके लिए ये मेनली वर्क करता है। तो देखिए क्या काम करता है, सेट करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा को, प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड सर्व एज एन अथॉरिटेटिव एडवोकेट फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। पूरे ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को काम करने का काम किसका है, UNEP का। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो ये पब्लिश करता है। ये रिपोर्ट्स आपको ध्यान से समझनी है बिकॉज इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज एमिशन गैप रिपोर्ट, सेकेंड वन इज एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, थर्ड वन इज ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट एंड लास्ट वन इज मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट। तो इसमें जो स्टार्टिंग की 3 रिपोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्ट्रैटेजिकल इंपेरेटिव एंड इकोलॉजिकल कंसर्न, क्या कंसर्न है, सबसे पहले हम कंटेक्स्ट को समझेंगे कि क्यों न्यूज में आया, आखिर क्या वहां पे हो रहा है। तो क्या हो रहा है रिसेंटली, देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने अभी एक इन्वायरमेंटल क्लेरेशन दी है, किस चीज के लिए, उस एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ फंड पैसा पे किया है, दैट इज 72,000 करोड़। इतना पैसा वहां पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, एक प्रोजेक्ट करेगी, किस चीज के लिए करेगी, जो कि वहां पे स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंस है वहां पे इंडस्ट्री डेवलप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, टूरिज्म बढ़ाएगी, तो इस चीज के लिए वहां पे फंड दिया गया है। अब देखिए, जब एक प्लेस को डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले वहाँ के जो रीजनल लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इकोलॉजिकल भी चेंजेस होंगे, तो ये सारे वहाँ पे मेन इश्यूज हैं जिनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैकग्राउंड, कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये आइडिया कब से शुरू हुआ है ग्रेट निकोबार को डेवलप करने का। सबसे पहली बार जो प्रपोज किया था ये था आपका 1970s में, ठीक है। एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है, किस चीज के लिए सिग्निफिकेंस है, नेशनल सिक्योरिटी पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन, ये आपका इंडियन ओशन में पड़ता है, अभी हम मैप में देखेंगे, हैज बीन एम्फसाइज्ड टाइम एंड अगेन, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो बैकग्राउंड था जब शुरू किया गया था, बट रिसेंट में क्या चेंजेस हुए, तो रिसेंट में यहाँ पे आपका चाइनीज का असर्टिवनेस हो रहा है इन द बे ऑफ बंगाल एंड इंडो पैसिफिक हैज एडेड टू अर्गेसी टू दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, ये देखिए बे ऑफ बंगाल है आपका, यहाँ पे आपको दिखेगा इंडियन ओशन, ओशन आपका है इंडियन ओशन, ये है आपका अंडमान सी, यहाँ पे आपको दिखेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब इसको थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो देखिए, जब भी आप कोई प्लेस को न्यूज़ में पढ़ते हैं तो साथ के साथ उसके मैपिंग भी आपको करनी है, बिकॉज एवरी टाइम प्रीलिम्स में प्लेसेस इन न्यूज़ में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। ये फर्दर डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड द लिटिल अंडमान, ठीक है। यहाँ पे आपको पोर्ट ब्लेयर भी मिलेगा एंड इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ये डिवाइडेड है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, यहाँ से आपका PYQ क्वेश्चन भी पूछा गया जो इनको सेपरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोको चैनल भी आपका प्रेजेंट है एंड एट दी एंड यहाँ पे सबसे नीचे वाला पॉइंट आपका कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ग्रेट निकोबार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका सदर्न मोस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इंदिरा पॉइंट उसका जो है सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, ये देखिए, ये है आपका सबसे नीचे वाला पॉइंट, आपको कौन सा मिलेगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राइबल, यहाँ पे मेनली ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, तो उसमें सबसे कौन सी हैं जो फेमस हैं, सोम्पीन, और दूसरी आपकी कौन सी है, निकोबारीज। अब ज्योग्राफिकली कैसे इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। ज्योग्राफिकली देखिए, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगी, माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, जो कि ऑलमोस्ट आपका क्या है, 650 मीटर अबव है, किससे, सी लेवल से, है ना। एंड यहाँ पे आपको क्या भी मिलेंगे, आपको कोस्टल प्लेन्स भी मिलेंगे, इसीलिए इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस, अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होंगे इसके सिग्निफिकेंस। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकली। अब इकोनॉमिकली देखते हैं कि कैसे ये बेनिफिट करेगा, कैसे करेगा। देखिए, प्रपोज करेगा किस चीज को, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कैन बिकम अ हब फॉर द कार्गो शिप। चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है, तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल हब बन जाएगा कार्गो शिप्स के लिए। अब स्ट्रैटेजिकली लोकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए वेरी क्लोज है किसके, मलक्का स्ट्रेट के, और इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये शिपिंग रूट है, किस किस के बीच में, इंडियन ओशन और दूसरा आपका क्या, साउथ चाइना सी से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अब टूरिज्म पोटेंशियल देखिए, टूरिज्म की पर्पज से क्या होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी मेराइन बायोडाइवर्सिटी है, उसके साथ ही यहाँ पे ऐसी ऐसी मेडिसिन की जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ आप कह सकते हो अवेलेबल है, जो कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना क्या आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके कुछ हम देखते हैं कंसर्न, ये तो थे इसके सिग्निफिकेंस। कंसर्न क्या होंगे, जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, जो वहां पे लोकल्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंसर्न रेज अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन, जो कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है, वहां पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, लोकल को इफेक्ट पड़ेगा, ट्राइब्स मेनली उस पर डिपेंड है अपनी हर एक तरह से, तो आपको उनको भी रिहैबिटेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे कंसर्न्स जो है वो इशू
रेज होते हैं, ठीक है। अब देखिए थ्रेट मिलेगा किसको, ट्राइब्स को मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्राइब्स हैं वो मेनली इसी पे डिपेंड है, इन्हीं से एग्रीकल्चर से ही अपना लाइवलीहुड करते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज रेज हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका जो सी लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होंगे, आपके सुनामी और ये सब के भी थ्रेट जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, कैसे दोनों सेपरेटेड हैं, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 12 डिग्री चैनल। अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, तो आई होप आप इसका आंसर करेंगे, तो आप कमेंट में आंसर देंगे ABCD में क्या इसका आंसर है। अब एक इंपॉर्टेंट मीन्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक से। देखिए क्वेश्चन है आपका, इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज अडॉप्टेड अ प्रोएक्टिव पॉलिसी एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, इंडिया ने अडॉप्ट किया है, फंड भी दे रहा है गवर्नमेंट। तो एग्जामिन आपको बताना है कि द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर इंडिया, किस तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपका स्ट्रैटेजिकली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डिस्कस भी किया था इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट करेगा, वहाँ पे हम इंटरनेशनल हब बना देंगे एंड उसके साथ टूरिज्म डेवलप होगा, तो गवर्नमेंट को फंड जाएगा, पैसा जाएगा, तो इसीलिए इस एरिया को क्या करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल मीट एंड शार्प इन द अर्ली मॉर्निंग, तो डेली हमारी लाइव सेशन रहेंगे, आप लाइव सेशन में अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, एंड स्टिल फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।